जी, पाकिस्तान में वही होता है जो मंजूर वाशिंगटन होता है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सियासत का रास्ता वाशिंगटन से होके जाता है? वाशिंगटन के साथ जो वाशिंगटन में तब्दीली आएगी, अच्छा, उसका डायरेक्ट इफेक्ट पाकिस्तान पे पड़ता है। यानी वाशिंगटन एक शहर है, अच्छा, पाकिस्तान एक मुल्क है, एक छोटा सा शहर एक पूरे मुल्क को किस तरीके से मैनेज करता है, नज़रअंदाज, यानी उसका एक असर रसूख है इतना ज़्यादा कि पूरे मुल्क की सियासत हिल जाती है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी हिल जाती है जब वाशिंगटन के अंदर कोई छींक भी मार दे। अच्छा, तो इसीलिए मैं हमेशा वाशिंगटन के थ्रू पाकिस्तान को देख रहा होता हूँ, क्योंकि वहीं से हम पता लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के अंदर क्या होने वाला है। और वाशिंगटन के अंदर इस वक्त तब्दीलियाँ काफ़ी अरूज पे चल रही हैं। इस साल इलेक्शन ईयर है। यस, वॉल स्ट्रीट के जितने भी आके बैंक्स के सीईओज़ हैं, हाँ, वो इस वक्त मेंटली तैयार करें अपने आप को कि नवंबर के अंदर ट्रंप सदर बन सकता है। ट्रंप की जो फॉलोइंग थी रिपब्लिकन पार्टी में, जो हमें लगा भी था कि शायद ख़त्म हो जाएगी, वो पता ये चला है कि वो ज़्यादा जो है ना तवानाई के साथ, ज़्यादा जज्बे के साथ अब ऊपर आ रही है दोबारा से। और दे आर टेकिंग ट्रंप इनटू द वाइट हाउस। और इस वक्त पोल्स भी यही बता रहे हैं बाइडन सेकंड नंबर पर है, ट्रंप उसको लीड कर रहा है इस वक्त। डेमोक्रेट्स के पास कोई नहीं और बाइडन के अलावा? डेमोक्रेट्स के लिए लिटरली उन्होंने किसी को तैयार नहीं किया। मेरा यही सवाल था। सोचा उन्होंने असल में ये था, डेमोक्रेट्स ने गलती जो 2020 में ये की थी, कैमला हैरिस को बाइडन के साथ लगा दिया, यही सोच के कि शायद बाइडन अगर प्यारा हो जाए तो कैमला प्रेसिडेंट बन जाए। तो इसलिए आपने देखा होगा कि शुरू दिनों के अंदर ना बाइडन की सदारत में तो वो ना बाइडन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन लिखते थे। यस। और आई थिंक 10 माह तक लिखा था। उसके बाद बाइडन को जब पता लगा है कि न्यूज़ मीडिया में उसके एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे लिखा जा रहा है, तो उसने ना ही उसने मना किया, उसने कैमला हैरिस को लिटरली डिटैच किया अपने आप से, जिसकी वजह से कैमला हैरिस का निकनेम पड़ा था द वैनिशिंग प्रेसिडेंट, कि उसकी अपनी कोई वो नहीं है। लेकिन उस वक्त तो लिबरल्स बड़ा उम्मीद कर रहे थे, बहुत उम्मीद ये भी बन सकती है प्रेसिडेंट, फर्स्ट एवर वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट एवर वुमेन वाइस प्रेसिडेंट। और यही सोचकर उन्होंने उसको लगाया था कि बाइडन अगर 2024 के इलेक्शन में कोई नहीं होगा तो कैमला हैरिस का कोई वोट बैंक बन जाएगा, बन चुका होगा, वो जो नहीं बना, जो कि बिल्कुल नहीं बना, बिल्कुल ठुस हो गए वो तो, बिल्कुल ही दोनों बिल्कुल ठुस हो चुके हैं। और ये जो इसराइल गज़ा का जो तनाज़ा चल रहा है, इसने बाइडन को लिटरली ना कहते हैं ना कि वो फेंक दिए, पहाड़ी से फेंक दिए नीचे उसकी अप्रूवल रेटिंग्स को, कि जो इस वक्त यंग वोटर है वो बहुत खिलाफ है बाइडन के। और इस चीज़ को ट्रंप कैश इन भी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कैश इन किया कि अगर मैं होता तो ये सब कुछ ना होता। इट्स बेटर वी स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर अ ट्रंप प्रेसिडेंसी। ना करें। सही बता रहा हूँ। अभी मैं रिसेंटली हूवर इंस्टीट्यूट का एक लेक्चर सुन रहा था नील फर्गुसन का, और वो उसने दिसंबर में दी है लास्ट ईयर, जब अभी कोई प्राइमरी भी नहीं हुए। तो उसने अपनी शुरू लेक्चर के ना उसने एक बात बोला था कि जो दिन गुजरते जा रहे हैं ना, कहता है ट्रंप की सदारत के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। कहता है कि जो बाइडन ने डिज़ास्टर किया है अपनी सदारत के अंदर, कहता है अब उसका हम देखने हैं कि ट्रंप इज़ बैक इन। या ट्रंप जो है ना वो एक बड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। यानी मिस्टीरियस कैरेक्टर ये है कि ट्रंप, जो मेरा थीसिस है ट्रंप के बारे में, कि ट्रंप जो है ना वो अमेरिका का ना बगैर निकाब का एक चेहरा है। यानी एक अमेरिका ने ना निकाब पहना होता है जिसमें वो दिखाता है कि अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टफ लाइक दैट, अमेरिकन ड्रीम। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो निकाब को जब आप उतार देना तो दैट इज़ डोनाल्ड ट्रंप। जो अमेरिका आपको नज़र आएगा ना वो है डोनाल्ड ट्रंप, बगैर निकाब के, बगैर ऑल ऑफ दैट हर उस अमेरिका की अच्छाइयों के बगैर। यानी हार्ड कोर द अमेरिकन बीस्ट, द अग्रेसिव अमेरिका, यस, वो है डोनाल्ड ट्रंप। उसकी नुमाइंदगी करता है डोनाल्ड ट्रंप, जिसको अगर मैं देखूं तो पिछले 50 सालों से उसको दबाया गया है। जैसे ही रिचर्ड निक्सन की हुकूमत गई है ना, उसके बाद से ही अमेरिका की जो डीप स्टेट है ना, उसने
इस अग्रेसिव अमेरिका को दबाना शुरू किया वियतनाम वॉर के बाद से। जब यानी कि एक वेरी लिबरल उन्होंने दिखाना शुरू किया है, कॉर्नर दिखाया, यानी सॉफ्ट इमेज अमेरिका का दिखाना शुरू किया दुनिया के अंदर, क्योंकि वियतनाम वॉर ने अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया था, उसकी साख को बहुत नुकसान पहुंचा था। अमेरिका की जो, वही मैंने बात की ना कि वो जो एग्रेसिव अमेरिका था ना, वियतनाम वॉर की वजह से अमेरिका की वो जो एग्रेशन थी ना, उसकी साख को बड़ा नुकसान पहुंचा। तो अमेरिका ने अपने आप को फिर ना री इन्वेंट करना था। डोनाल्ड ट्रम्प जो ना वो उस री इन्वेंशन का प्रोडक्ट है, प्राइम प्रोडक्ट है उस री इन्वेंशन का, जिसके अंदर अगर हम देखें तो मीडिया एकदम से उभरना शुरू करता है। पहले आपके पास MTV वगैरह नहीं थे, फिर आपके पास म्यूज़िक चैनल आना शुरू करते हैं, मूवी चैनल आना शुरू करते हैं। नाम क्या है, 80s के अंदर फिर रोनाल्ड रेगन आता है। रोनाल्ड रेगन के अंदर फिर वो जनाब अली एक इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आता है, जिस यानी उसके अंदर बैंक्स की डीरेगुलेशन शुरू होती है। इस सब चीज़ को ना डोनाल्ड ट्रम्प राइड करता है। ठीक है, एक तो मीडिया की एक्सपेंशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट। डोनाल्ड ट्रम्प की मैंने जो ज़िंदगी है ना, वो पूरी 1980s से लेकर जब वो पहली दफ़ा टीवी पे आया से लेकर जब तक वो 2016 तक वो प्रेसिडेंट बना है, 36 साल वो बंदा टीवी पे अपना एक ब्रांड बनाता रहा है। लेकिन आपने जो बात की डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में कि वो एक अग्रेसिव अमेरिकन का निशान है, अगर आप उसको देखें पहले जो वो पॉप कल्चर में आता रहा है, जो मॉडल्स के साथ, फिर कभी WWE में आ गया, तो वो तो खुद ही उस सॉफ्ट इमेज को नहीं प्रमोट कर रहा था डोनाल्ड ट्रम्प। वो भी जो सॉफ्ट इमेज उस वक्त चल रहा था पॉप कल्चर के ज़रिए, तो डोनाल्ड ट्रम्प तो खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। अच्छा, एक सॉफ्ट ट्रम्प एक सॉफ्ट ट्रम्प, लेकिन मैं एक बात बताता जाऊँ, डोनाल्ड ट्रम्प बड़ा सेल्फ सेंटर्ड आदमी है। हाँ, वो हर जगह ना अपनी अपॉर्चुनिटी देखता है। हाँ, अपनी ब्रांडिंग की, यानी डोनाल्ड ट्रम्प एक इस तरह का इंसान है। द फर्स्ट थिंग डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में कि वो ये देखता है कि मैं अगर कोई काम करता हूँ उसके अंदर मेरा ज़ाती मफाद क्या है। डोनाल्ड ट्रम्प के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पब्लिसिटी। ठीक है ना, वो उसके लिए ना ये पैसों का अंबार, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है शोहरत की। वो शोहरत को रियल करेंसी समझता है। और ये उसकी अगर हम उसकी बिज़नेस डीलिंग्स देखें, जिसको मैंने एक बड़ा उसका मज़ेदार वो भी था, एक बिज़नेस डीलिंग थी न्यूयॉर्क के अंदर। जब इसकी उड़ान शुरू हुई तो इसका ना न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क के अंदर ना एक आइस रिंक रेनोवेट करना था। ठीक है, तो इसने ना जाकर कहा मेयर को, उस वक्त के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर को, कि मैं ये आइस रिंक ना बना दूंगा और विद इन बजट बनाऊंगा। ठीक है, इसको टेंडर मिल गया। इसने आगे से क्या काम किया, जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को इसने हायर किया ना, उसको इन्होंने कहा कि तुम लोगों ने ना फ्री में काम करना है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं हमें क्या फ़ायदा, कहता है तुम्हें मेरे नाम के साथ जो पब्लिसिटी मिलेगी वो तुम्हारी पेमेंट है। कहता है, यानी ये ट्रम्प का थॉट है कि ही इज़ ऑलवेज अबाउट मेकिंग हिज ओन ब्रांड। हालांकि वो जो प्रोजेक्ट था वो एक लिबरल प्रोजेक्ट था। तो इस लिबरल प्रोजेक्ट की शुरू, जब ये परवान चढ़ है, तो ट्रम्प ने भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, लेकिन अपनी जगह, वो उसका हिस्सा नहीं बना। उसने एक अपनी जगह बनानी शुरू कर दी उस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके अंदर वो सिर्फ अपना ब्रांड बना रहा था। ट्रम्प ब्रांड उसने अपना बनाना शुरू किया था। और ट्रम्प को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हु वाज ट्रम्प्स फादर। अच्छा, तो ट्रम्प एक्चुअली जो है बड़े खाते पीते घराने से आया था। फ्रेड ट्रम्प, जब 1980s के अंदर ट्रम्प ने अपना कारोबार शुरू किया, जो ट्रम्प एलिजिडली कहता है कि मैंने सेल्फ मेड बिलियनियर हूँ, जो कि वो नहीं है, क्योंकि उसके बाप ने इनिशियली जितने ट्रम्प ने लोन्स उठाए उसके बाप ने उनको गारंटी किया हुआ था। और फ्रेड ट्रम्प की अपनी वर्थ 1980s में $20 करोड़ थी। तो यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आदमी था फ्रेड ट्रम्प। और जो एक चीज़ ट्रम्प अपने बाप का वो भी था ना, पसंदीदा भी था। हाँ, क्योंकि फ्रेड ट्रम्प बड़ा रूथलेस आदमी है, बहुत रूथलेसली उसने बिज़नेस किया, वो कारोबार किया हुआ है। और ट्रम्प ने अपने बाप से वो जो सारी रूथलेसनेस थी ना बोली, वो एब्जॉर्ब की, जिसकी वजह से वो बड़ा पसंदीदा भी हो गया। और इसी रूथलेसनेस को लेकर ट्रम्प
जहाँ पर भी गया है उसने उसी रूथलेसनेस के साथ काम किया है। और ट्रम्प को अगर हमने स्टडी करना ना तो बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि ट्रम्प जो है ना यहाँ पर अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन पॉलिटिक्स, अमेरिकन क्राइम और यहाँ तक कि यहूदियों की दुनिया और फाइनेंस की दुनिया, ये सारे आकर ट्रम्प में कन्वर्ज होते हैं। इन सब ने कोई ना कोई हिस्सा प्ले किया है ट्रम्प को सदर बनाने में। और ट्रम्प की एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि इसने अपनी किताब लिखी 1988 में, द आर्ट ऑफ डील। और उस किताब की इसने फ्री प्रमोशन के लिए ना पता क्या किया, इसने कह दिया थी मैं रिपब्लिकन की तरफ से ना सदर खड़ा हो रहा हूँ, और जाकर पूरी दुनिया जाकर ना तकरीरें कर रहा है और अपनी किताब की प्रमोशन भी कर रहा है। और उससे जब पूछा गया कि भाई तुमने क्यों सदारत के लिए अपना नाम क्यों डाला था, कहता है मुझे प्रमोशन मिल रही थी फ्री में, इसीलिए क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर रिपब्लिकन पार्टी के साथ ट्रम्प के बाप के ना शुरू के ही ताल्लुकात थे और उसको लेकर ट्रम्प आगे चला है। एंड व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि ट्रम्प जो है 1980 से लेकर 1992 तक रिपब्लिकन्स की हुकूमत थी वाइट हाउस के अंदर, और ये वो सारा दौर है जब ट्रम्प इज़ गोइंग अप। उसने अपने ट्रम्प टावर भी उसी दौर में बनाया, ठीक है। वो भी जिस तरीके से उसने बनाया, उसका वकील था रॉय कोन, बदनाम ज़माना वकील था वो। ही वॉज अ नोन डिफेंस अटॉर्नी फॉर द गैंगस्टर्स ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। ये एक बड़ा मशहूर गैंगस्टर था, जिस तरह गॉडफादर के अंदर वो था ना वीटो कॉर्लियोने, रियल लाइफ में उस बंदे का नाम था जॉन गॉटी। उसका डिफेंस अटॉर्नी था रॉय कोन। और रॉय कोन ने जिस तरीके से ट्रम्प को लाइसेंस लेकर दिए कि ट्रम्प टावर बनाना है, उसके अंदर रूमर्स हैं कि देयर वाज इन्होंने जो है ना हरासा भी किया लोगों को कि ये लाइसेंस थ्रू करो, क्योंकि ट्रम्प ने जहाँ पर बिल्डिंग बनानी थी वहाँ पे इजाज़त नहीं थी स्काई स्क्रैपर खड़ा करने की। अच्छा, लेकिन इन्होंने करवा लिया। बट एज सून बिल क्लिंटन पावर में आता है, इसकी नैया डूबना शुरू होती है ट्रम्प की। इसलिए क्लिंटन से इसकी पुरानी है इसीलिए क्लिंटन के, और ये एक यानी इतना लाइक जो ही क्लिंटन आते हैं ना इसकी बैंकरप्सी शुरू होती हैं। इसके कसिनोज जो हैं वो बंद होने शुरू होते हैं ठीक है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इस बंदे के पर्सनल डेट जो था वो 936 मिलियन डॉलर्स, यानी 93 करोड़, तकरीबन 1 बिलियन का इस बंदे का पर्सनल लोन था, जो आज तक नहीं पता कि इस बंदे ने पे भी किया या नहीं किया। क्योंकि ट्रम्प के अंदर इतनी, यानी वही मैंने पहले बात की ना कि यहूदियों की दुनिया भी, मीडिया की दुनिया भी, सियासी दुनिया भी, अमेरिका की जराइम की दुनिया भी, वो सारे कन्वर्ज होते हैं। एंटरटेनमेंट भी हाँ। ये सारे लोग ट्रम्प पे आके कन्वर्ज होते हैं। तो इस बंदे को अगर एक्सपोज किया जाएगा ना तो बहुत कुछ एक्सपोज हो जाएगा। एक पूरा ना वो कहते हैं कि वो कारपेट उठ जाएगा जिसमें से सिर्फ गंद ही गंद निकलेगा, जिसकी वजह से इस बंदे को, यानी जो एक मिस्ट्री है कि वाई कि इस बंदे को क्यों नहीं गिराया जा रहा है, ये बंदा क्यों नहीं गिर पा रहा। ट्रम्प इज़ द अमेरिका, रियल अमेरिका। ट्रम्प इज़ द अमेरिका। ट्रम्प इज़ जहाँ पे अमेरिका की सारी जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो अमेरिका को बनाते हैं ना, वो आके कन्वर्ज होते हैं। ट्रम्प को ये 80s में ही पता लग गया था कि उसने कहाँ कहाँ टांग डालनी है। आई थिंक अगर पाकिस्तान में अगर इसकी देखें रेलिवेंस कि हु इज़ द रियल पाकिस्तान, तो वो नवाज शरीफ बनता है। नवाज शरीफ यस है ना। लेकिन अच्छा, लेकिन क्रिकेट का शौक, एक्ट्रेसेस का शौक, फिर वो पॉलिटिक्स में आना और बिजनेसेस खोलना, फिर इस तरह की प्रैक्टिसेस करना, वो है। लेकिन नवाज शरीफ जो जहाँ पे पीछे रह रहा था ना, वो नवाज शरीफ, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर नवंबर में ट्रम्प बन जाता है सदर, और यहाँ पे चलें फ़र्ज़ करें वज़ीर आज़म बन जाता है नवाज शरीफ, और अगर आप मुलाकात करवा लें नवाज शरीफ की और ट्रम्प की, और दोनों बंदे बैठे हैं और नवाज शरीफ पर्ची ढूंढना शुरू कर दे, तो ट्रम्प के क्या तासुरात होंगे। वो इतना मुंह फटा, उसने कुछ कह देना है। उसने तो कुछ कह देना, या तो उसने उसका हाथ ही नहीं छोड़ना गुस्से से। तो मियां साहब के तो झटके लगने शुरू हो। हाँ, तो
यहाँ पे नवाज शरीफ के अंदर जो है ना, जो मैं कहता हूँ कि लैक ऑफ एनर्जी है। आई थिंक ही रिप्रेजेंट्स द रियल पाकिस्तान। यस, यू कैन से दी ओल्ड पाकिस्तान, जो पुराना पाकिस्तान, अच्छा उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसमें तवानाई नहीं है, बिल्कुल नहीं, सुस्त रवि है, आराम से बैठे खाने की आदत है, विजन नहीं है सड़कों के अलावा। हाँ, यानी पुराने विजन पे चलना है, पुराना वो सड़क बना दो, बस मोटरवे बना दो, खुश हो जाओ। कुछ नहीं पता कि किस तरह यूथ से कनेक्ट करना है, डिजिटल का कोई नहीं पता, यही चीज। अच्छा, इसके अंदर ट्रम्प नवाज शरीफ से बहुत आगे है, कनेक्ट कैसे करना है अपने वोटर बेस के साथ। वो हाँ जी, कुछ सिमिलरिटीज है, मुमासलत है, लेकिन जो ट्रम्प की मेन पावर है ना, वो है कनेक्ट करना लोगों के साथ। ये ट्रम्प की सुपर पावर है, कनेक्टिंग विद पीपल। और इसी वजह से जब हम देखते हैं कि क्लिंटन के दौर में ट्रम्प का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, 90s में हमें नहीं पता ट्रम्प क्या हुआ ज़्यादा। ऑल वी नो इज़ मीडिया में ये आ रहा है, लेकिन इसको जो 80s में जो इसको मिला था ना, एक बूम मिला था, जो इसको एक टाइटल भी मिला था, द पीपल्स बिलियनियर, लोगों का अरबपति है ये। वो चीज़ें ना इसकी ख़त्म होना शुरू हो गई हैं, और इसका जो डाउनफॉल है, क्राइसिस आ रहा है, उसको मीडिया ने बहुत ज़्यादा सेल करना शुरू किया, जहाँ से इसका ना मेन स्ट्रीम मीडिया से भी जो है ना वो एक शुरू रहता है तनाव, कि जब मैं ऊपर जा रहा था तो तब तो सब ठीक था, अब जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो ज़्यादा खुशी हो रही है इनको, यानी तो। लेकिन तब इसका रिपब्लिकन पार्टी के साथ ना कनेक्शन भी ज़्यादा जुड़ने लग पड़ा। रिपब्लिकन पार्टी का क्या हुआ था, उनकी एक अलग ये स्टोरी है कि 92 का इलेक्शन जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश हार गया था, हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग के साथ हारा था जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश 72% के साथ, 72% अप्रूवल रेटिंग के साथ जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश अपनी री इलेक्शन हार गया था। और जब रिपब्लिकन पार्टी ने रेट्रोस्पेक्ट किया कि भाई क्या वजह निकली है कि हम इलेक्शन कैसे हार गए, तो पता ये चला कि उस वक्त एक थर्ड पॉलिटिकल पार्टी बनी थी अमेरिका में, रिफॉर्म पार्टी, ठीक है। उसने रिपब्लिकन का ना वोट बैंक काट दिया। रिपब्लिकन पार्टी का वो सेंटर राइट थे, यानी कंजर्वेटिव थे, लेकिन विद अ लिबरल टच, कंजर्वेटिव विद अ लिबरल टच थी रिफॉर्म पार्टी। मुझे रिफॉर्म पार्टी ऐसा लग रहा है कि उस वक्त की पीटीआई थी अमेरिका में, तो तीसरी कुव्वत एक उभरी थी, और उसने रिपब्लिकन का वोट काट दिया। फिर 96 के अंदर फिर दोबारा से ना जब इलेक्शन हुआ, रिपब्लिकन्स फिर दोबारा हार गए रिफॉर्म पार्टी की वजह से। 2000 के अंदर फिर रिपब्लिकन्स ने ना डोनाल्ड ट्रंप को, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को, यानी वी डू नॉट नो कि इसने रिपब्लिकन पार्टी ने इसको कहा है कि नहीं कहा, लेकिन जो रिफॉर्म पार्टी का जो था ना ग्रुप था, जो रिपब्लिकन से टूटकर रिफॉर्म पार्टी में आया हुआ था, उन्होंने ट्रंप को कहा कि तुम ना 2000 में ना रिफॉर्म पार्टी के लिए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन जाओ। ये इसने अपनी कैंडिडेसी अनाउंस कर दी 2000 में फॉर प्रेसिडेंट। और यानी पहले प्राइमरीज़ हुए, प्राइमरीज़ के दौरान इसने ये किया जिसको कहते हैं कि ट्रंप रेक्ट, जो नाम जिस इवेंट को, ट्रंप रेक्ट द रिफॉर्म पार्टी। इसने जाकर ना उस नॉमिनेशन में से ना अपना नाम पीछे हटा लिया, और जाकर ना अपना पब्लिक पर्सोना इस्तेमाल करके, जो इसकी मीडिया में जो इसका ज़ोर था वो इस्तेमाल करके इसने कहा जी कि रिफॉर्म पार्टी इज़ अ टोटल मैस, और मैं इस पार्टी से ना बिल्कुल दस्तबरदार हो रहा हूँ। एंड व्हाट हैपन्स, वो रिफॉर्म पार्टी ही ख़त्म हो जाती है। ट्रंप ने उनको भी उड़ा दिया, ट्रंप ने वो थर्ड पार्टी ही उड़ा दी जाके। और ये आज भी इस पर क्यास रही है कि क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का ग्रोथ था, जो रिफॉर्म पार्टी का हिस्सा था जिसने ट्रंप को नॉमिनेट किया था, तो वो कई लोग कहते हैं कि रिपब्लिकन का ना ये एक वो था कोवर्ट ऑपरेशन था टू डिस्ट्रॉय रिफॉर्म पार्टी के, अपनी एक मेन राइवल पार्टी को हम ख़त्म करें, और ये ट्रंप ने किया। उस दौरान ट्रंप क्या कह रहा है कि बड़ा मशहूर ज़माना रियलिटी शो था, उसका नाम क्या था, द अप्रेंटिस, उसको ट्रंप चला रहा था। और वहाँ से ट्रंप की ना एक जो कहते हैं ना मीडिया, एक जो ब्रांड था, उसने पकड़ना शुरू किया कि ट्रंप ही इज़ अ नो नॉनसेंस गाय। यस,
ये जो चीज़ है ना, डिसाइसिव आदमी है, रूथलेस है, कैन बी रेकलेस एज वेल, ये उसका मीडिया पर्सोना बनना शुरू हो जाता है। एंड 2008 के अंदर इसने इसको बेसिकली कहा जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी में कुछ लोगों ने इसको कहा भी कि ना तुम अब रिपब्लिकन्स के लिए ना खड़े हो जाओ सदारती उम्मीदवार के लिए। इसका प्लान था 2008 में खड़े होने का, लेकिन तब इसने इनकार इसलिए किया गया था कि मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे लिए ना मैदान मिलेगा इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन 2008 के इलेक्शन में जो हुआ है ना, आई थिंक इत्तेफाकन हुआ है, उसने ना एक रिपब्लिकन पार्टी की जो सारी जो मेजॉरिटी वोटर जो थी ना, इनकी वोटर्स की जो बेस थी, उसको ना मेन स्ट्रीम मीडिया से ना नफरत सी शुरू हो गई। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में जो है ना पीटीआई के लोग मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखते, यही हुआ वहाँ पर अमेरिका के अंदर। रिपब्लिकन्स वालों ने देखना छोड़ दिया, उन्होंने यानी ना नफरत होनी शुरू हो गई उनको। हुआ दरअसल ये था कि जॉन मैकेन ने रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन जीत गया हुआ था, उसने अपना वाइस प्रेसिडेंट किया सारा पैलिन को नॉमिनेट। अब सारा पैलिन जो है ना उसको रिपब्लिकन बहुत पसंद, यानी रिपब्लिकन ने उसको बहुत पसंद किया सारा पैलिन को। एक तो थी वेरी कंजर्वेटिव, हॉकिश थी, यानी उसकी तस्वीरें आती थी बंदूकों के साथ वगैरह वगैरह, आर्मी के लोगों के साथ उसकी, तो रिपब्लिकन को बहुत पसंद थी वो। रिपब्लिकन्स को गुस्सा इस बात पे चढ़ा कि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको ना पोर्ट्रे किया, तो वो उन्होंने कहा मीडिया बायस है, तो मीडिया बायस है, छोड़ दिया। अब मैंने वही बात की ना कि लिबरल प्रोजेक्ट था, और इस लिबरल प्रोजेक्ट को डेमोक्रेट्स ने फिर कंट्रोल भी करना शुरू कर दिया। सबसे स्पेशली सैटरडे नाइट लाइव, जो बड़ा एक मशहूर इनका एक सैटिरिकल प्रोग्राम है अमेरिकन्स का, उसके अंदर सारा पैलिन को जिस तरीके से दिखाया गया, सर वो तो आज भी लेट नाइट शोज में वो सारी प्रो डेमोक्रेट हैं, वो बहुत प्रो डेमोक्रेट है, वो तो हद से ज़्यादा ये मतलब मजाक उड़ाना ट्रम्प का, और वो तो कॉन्स्टेंटली अभी तक ये सेथ मायर्स वगैरह को आप देख लें, कॉलबर्ट को देख लें, स्टीवन कॉलबर्ट को देख लें, आज तक वो पीछे नहीं छोड़ रहे ट्रम्प का, ये छोड़ते नहीं पीछे उसका। यानी जोसेफ ओबामा के बहुत ब्लंडर्स थे जिसको मीडिया ने कभी कैच भी नहीं किया। ओबामा के मैसिव ब्लंडर्स थे जिसकी वजह से ट्रम्प के लिए मैदान हमवार भी हुई है, लेकिन कभी नहीं आपको अमेरिकन मीडिया बताएगा ओबामा के वो ब्लंडर्स क्या थे। वो आपको जाकर बहुत सर्च करना पड़ता है तो पता लगता है कि अच्छा ये ब्लंडर था ओबामा का। वो तो ओबामा को, बाइडन को, इनको तो सेलिब्रिटी बना के पेश करते हैं, एक्सट्रीम लेवल का सेलिब्रिटी बहुत उठाते हैं, बहुत उठाया था इन्होंने ओबामा को और बाइडन को, और अभी भी आज भी वो यही कहते हैं कि बाइडन को बचाने के लिए ओबामा को शायद आना पड़ जाए मैदान में दोबारा। यानी ये हालात हैं कि वही बात आ गई ना कि एक बंदा है जिसकी एक ऑर्गेनिक फॉलोइंग है ट्रम्प, और एक बंदा है जिसकी मैन्युफैक्चर करनी पड़ती है फॉलोइंग, वो है बाइडन और ओबामा की भी मैन्युफैक्चर की गई थी जब सारे इनके शोज के जरिए बड़ा और शोज के जरिए, और एक जो पॉजिटिव पोर्ट्रेल किया जाता है इनका, बहुत ज़्यादा, जैसा अभी बिलावल भुट्टो का किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर बड़ा पॉजिटिव पोर्ट्रेल किया जा रहा है। खैर हमारी अवाम कुछ ज़्यादा समझदार है अमेरिकन अवाम से नहीं, अमेरिकन रिपब्लिकन्स 2008 में समझ गए थे मीडिया को ना, ये वो समझ गए थे मीडिया के गेम प्लान को। और ये वो वक्त है कि फॉक्स न्यूज़ भी ये था ना थोड़ा सारा रिपब्लिकन साइड पर नहीं था, वो भी ना अंगूर के गुच्छे में सेंटर था, लेकिन ज़्यादा अंगूर के गुच्छे में था ना, हो नहीं सकते। यानी वो ये कहते हैं कि ये वो दौर था अमेरिका के अंदर कि कंजर्वेटिव साइड ऑफ द अमेरिकन है वो दिखाना मीडिया पे, उसको ना फैशन नहीं था समझा जाता। ये चीज़ चली है आई थिंक 2000 कोविड से पहले तक 19 तक चली है ये। इसको बेसिकली ट्रम्प ने आकर ख़त्म किया था, कंजर्वेटिव्स की। ये मैं बात ट्रम्प को इसका क्रेडिट देता हूँ। दूसरी साइड की जो आवाज़ है ना, ये जो कंजर्वेटिव राइट विंग ऑल्ट राइट, इनकी आवाज़ को ट्रम्प लेकर आया है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जो कि बंद हो गई हुई थी बिल्कुल। अब वो मेन स्ट्रीम से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छा गई हुई है, वो आवाज़ छा गई हुई है। लेकिन जो आज भी अगर हम देखें फॉक्स न्यूज़ जो है वो भी अभी तक
ट्रम्प के बुखार से नहीं उतर सका। नहीं उतर सका क्योंकि और उसकी एक कहानी असल में हुआ क्या था कि 2008 में सारा पैलन को जो कैंपेन रन कर रहा था ना, वो था एक बंदा स्टीव बैनन। स्टीव बैनन जो कि बाद में ट्रम्प का भी कैंपेन मैनेजर बना था। उसने बहुत ब्रिलियंटली उसने कैंपेन रन की थी। लेकिन स्टीव बैनन जो है ना, ही इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। यानी आप समझ लें कि अगर मैं ट्रम्प को कहूँ ना कि ट्रम्प जो शतरंज के ऊपर बादशाह है, तो स्टीव बैनन जो है ना वो है किला। यानी उसने ट्रम्प को बहुत जगहों पे, ये कहते हैं ना कि उसकी इन्फ्लुएंस असर और रसूख को बढ़ाया है उस बंदे ने। लेकिन स्टीव बैनन जो है ना, उसकी एक अपनी आइडियोलॉजी भी है। वो बड़ा एंटी लिबरल, मैं उसको कह सकता हूँ, बड़ा इजीली उसको एंटी लिबरल कह सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है, एंटी माइग्रेंट भी है, ठीक है। फिर दूसरा वो ये है कि वो उस दौर में पैदा हुआ जब अमेरिका के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुकी थी। क्योंकि जो समझने की ज़रूरत है ट्रम्प का हाउ ही सदर बना कैसे है, उसके अंदर हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि एक तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो अमेरिका में 80s के अंदर हुई, और उसके बाद 9/11 सितंबर 11 ने अमेरिका को बहुत तब्दील किया। और स्टीव बैनन वो बंदा है कि उसने भी सोचना शुरू कर दिया कि यार सितंबर 11 एक अफ़गानिस्तान ने हम पे किया है हमला, तो हम यानी वो 2008 में ये सोच रहे हैं कि भाई हम 7 साल बाद क्या कर रहे हैं उधर। यानी सुपर पावर है हम, इतने सुपर पावर है, अमेरिका तो सुपर पावर, सबसे बड़ी मिलिट्री है, सबसे बड़ी नेवी है, तो हम ये रैगटैग आर्मी को नहीं ख़त्म कर पा रहे। और वहाँ से उन्होंने एक थिंकिंग स्टीव बैनन की शुरू हो जाती है कि ये जो है ना, एक तो दुश्मन ये जो बाहर हैं, लेकिन कुछ लोग अमेरिका के अंदर भी हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका इन हमेशा की जंगों में फंसा रहे। और वहाँ से उसके जहन में आता है कि ये जो लोग इन्वॉल्व है ना, ये बेसिकली वाशिंगटन के अंदर बैठे हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका हमेशा की जंगों में फंसा रहे। और दूसरा जी कि ये बाहर से लोग अमेरिका में आते रहे। अब ये स्टीव बैनन की थॉट है, जहाँ से हमें पता लगता है कि वो ट्रम्प का जो एक स्लोगन था ना, ड्रेन द स्वॉम्प, दैट वाज द स्वॉम्प, जो कि स्टीव बैनन ने आइडेंटिफाई किया, जो कि वो कहता था वाशिंगटन के अंदर बैठा हुआ है। तो वो इसीलिए जब कहता है कि अगर हमने अमेरिका की जंग जीतनी है तो हमें वाशिंगटन में जीतनी है, अब अमेरिका की सरहद के बाहर कोई जंग जीतने वाली नहीं है। तो ये स्टीव बैनन की आइडियोलॉजी थी, जिसके साथ उसने सारा पैलन को लेकर चलने की कोशिश की। लेकिन जब सारा पैलन को जिस तरीके से अमेरिकन मीडिया ने पोर्ट्रे किया ना, वो बिल्कुल डिसएडवांटेज हो गया अमेरिकन मीडिया से। और इसने जाकर एक बड़ी मशहूर ज़माना उस दौर के अंदर एक न्यूज़ आउटलेट थी, ब्राइटपार्ट न्यूज़, सुना होगा आपने। और वो जिस जर्नलिस्ट ने शुरुआत की थी, एंड्रू ब्राइटपार्ट ने, ही वॉज अ फार राइट जर्नलिस्ट, जिसको बेसिकली पता नहीं कितने मीडिया हाउसेस से फायर किया जा चुका था बिकॉज ऑफ हिज वेरी रेडिकल व्यूज़। तो उसने इवेंचुअली जाकर अपनी न्यूज़ आउटलेट शुरू कर दी, ब्राइटपार्ट न्यूज़ के नाम से। और वहाँ से ना स्टीव बैनन ने उसको फाइनेंस करके उसकी ना रीच बढ़ाना शुरू कर दी। और उसके अंदर बहुत जो था ना, बड़ा रेडिकल कंटेंट था उसका, बहुत रेडिकल कंटेंट। और वो जो था ब्राइटपार्ट न्यूज़ को इन्होंने इस्तेमाल करके ना डेमोक्रेट्स को अटैक करना शुरू कर दिया। अभी ट्रम्प जो है ना वो पिक्चर में नहीं आया हुआ। ट्रम्प, ये मैं बात करूँ बिटवीन 2008 एंड 2011, ये पॉलिटिकल सीन में नहीं आया। ओबामा का दौर शुरू हो गया, ठीक है। ओबामा की और ओबामा के इलेक्शन ने एक बहुत बड़ा अच्छा, तो यहाँ पे अब रिपब्लिकन पार्टी के लिए क्या मसला हुआ कि 2008 में जनाब अली ओबामा बहुत पॉपुलर वोट्स के साथ ना जीत गया इलेक्शन। उनके हाथ से वाइट हाउस भी निकल गया, सेनेट भी निकल गई, और क्या निकल गया, हाउस भी निकल गया। और रिपब्लिकन उस वक्त ये सोच रहे हैं जाके, पॉल रायन, मिच मैकॉनल, जेफ सेशन, जो रिपब्लिकन इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, वो अब ये सोच रहे थे कि हमने करना क्या, कि क्या अब हम माइनॉरिटी पार्टी बन गए हैं या हमारा कोई चांस है। तो उनको भी ये इस चीज़ का बड़ा डेंजर था। और रिपब्लिकन के अंदर ना फिर फ्रैक्चर होने शुरू हो गए, इनके
वोट बेस के। हुआ क्या था कि जो रिपब्लिकन वोटर था उसको लगना ये शुरू हो गया जो इस्टेब्लिशमेंट है ना रिपब्लिकन की, जो मेन पार्टी लीडर थे, ये अपीजर्स बन गए हैं। ये यानी जो एक डीप स्टेट का जो एक आइडिया था ना जो शुरू हो चुका हुआ था कि ये उसको अपीज़ करने के लिए ना ये रिपब्लिकन पार्टी को मरवा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उस फैक्शन ने ना जाकर एक अलग ग्रुप बना लिया टी पार्टी का। वो जो टी पार्टी हालांकि वो रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा है, वो थर्ड पार्टी नहीं है, वो आप समझ लें यार एक टाइप का ना फॉरवर्ड ब्लॉक सा है रिपब्लिकन पार्टी के, लेकिन ना टी पार्टी का भी हिस्सा है। और वो बंदे हैं कि उन्होंने ओबामा को क्रिटिसाइज़ करना बंद ही नहीं किया उन्होंने। और वो लोग हैं जिन्होंने ओबामा के साथ काम ही नहीं किया सिर्फ इसलिए कि ओबामा एक सियाह फॉर्म है, बिकॉज ही इज़ एन अफ्रीकन अमेरिकन। उन्होंने उस बंदे के साथ काम ही नहीं किया। ठीक है, यहाँ से फिर दूसरा एक ब्राइटबार्ट है, फिर तीसरा एक और बंदा है एलेक्स जोन्स, जिसको वो भी बेचारा बैन हो गया था। infowars.com शुरू किया था वो भी काफ़ी राइट विंग और जो वो तो करता था वो तो एक्सट्रीम लेवल का राइट विंग है ना सर। वो तो इस लेवल का था कि वो जब ये ऑपरेशन हुआ था एबटाबाद में, हाँ जी, तो वो पाकिस्तानी नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा था जस्ट बिकॉज इन ओबामा's हेट्स। और अच्छा नहीं आपको मजा पास ना, ये बंदा इसको कहते हैं द किंग ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरीज इन अमेरिकन मीडिया। और ये वो बंदा था जिसने सबसे पहले कॉइन किया था 9/11 के बारे में इनसाइड जॉब, कि ये ना अंदर खाते ही हुआ काम, ये बाहर से किसी ने नहीं किया। एलेक्स जोन्स भी इवेंचुअली जाकर 2011 के अंदर ना ही कोलैबोरेट करना शुरू कर देता है स्टीव बैनन के साथ। अब आप देखें ये सारे के सारे लोग ना मिलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये आगे सियासत भी मिलना शुरू हो गया, आपका ये कंस्पिरेसी थ्योरी मीडिया भी मिलना शुरू हो गया। और अभी आपको पता लगेगा कि अभी हम जाते हैं कि कैसे यहूदियों की दुनिया कैसे जाकर मिली है। फिर और आपकी रिपब्लिकन पार्टी फिर आगे जाकर कैसे जुड़ती है। ये सारे अब एक जगह पर आकर कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगे। ओबामा के ख़िलाफ़ ना एक बहुत बड़ी ग्रीवेंस थी लोगों की, स्पेशली जो आगे जाकर ट्रम्प का सपोर्टर बना है, जो था आपका ब्लू कॉलर वर्कर। जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है ना, तो काफ़ी लोगों ने मॉर्टगेजेस अपनी ना लूज़ की, और लोगों का ये था कि ये बैंक्स को ना अब सज़ा मिलनी चाहिए, बैंकर्स को सज़ा मिलनी चाहिए। जॉर्ज बुश जूनियर का तो आखिरी साल था, उसने तो कुछ किया ही नहीं ना, उसने तो कहा मेरा तो काम ही नहीं है, मैं बस अब निकलने वाला हूँ। तो ओबामा की जो है ना, आई थिंक ओबामा ने बहुत बड़ा हिस्सा अपना ना प्ले किया टू यू नो गिव ट्रम्प, कि उसको लाइमलाइट वो मिले जो ट्रम्प को चाहिए थी। ओबामा ने ब्लंडर्स किए हैं बहुत ज़्यादा, जो कि जिस पे पर्दा डाला गया। सबसे पहला था कि जब उसने चेंज की बात की ना और उसने फाइनेंशियल सिस्टम की रिफॉर्म की बात की, उसने नहीं किया। ठीक है, रिफॉर्म के अंदर लोगों ने ये भी सोचा हुआ था कि जिन्होंने ये इतना बड़ा क्राइसिस दिया है अमेरिका को, उनको सज़ा तो मिलेगी ना, लेकिन पता लगता है किसी को कोई सज़ा नहीं मिलती। उल्टा ओबामा ने जाकर 2011 के अंदर एक तो आपको याद है उस OBL 2 मई हुआ, फिर दूसरा इसने ये किया कि जनाब अली इसने वॉल स्ट्रीट वालों को ना पैसे दे दिए, 380 अरब से 400 अरब डॉलर के बीच ना इसने बैंक्स को पैसे दिए कि ना इकॉनमी को ना रिवाइव करो, बजाय पनिश करने के उसने तो उनको और बूस्टर दिए और नवाज दिया। अब लोगों को क्या लगना शुरू हो गया, ब्लू कॉलर वर्कर जो कि आगे जाकर ट्रम्प का सपोर्टर बना है, कि इसने जाकर उन लोगों को सपोर्ट किया है, उन लोगों को टैक्स पेयर का पैसा दिया है। जैसे पॉसिबिलिटी है कि बहुत से ऐसे लोग जो ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं वो कभी ओबामा के सपोर्टर थे पास्ट में। पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि वो चेंज की उम्मीद लगा के बैठे थे। चेंज की उम्मीद लगा कर बैठे थे, वो ओबामा ने बिल्कुल बैक ट्रैक किया है। उसने कहा था मैं बैंक्स को सख्ती के साथ देखूंगा, मैं इनके साथ ज़रा ना सींग भरा रहूँगा। भाई आकर उसने पैसे दे दिए, और उस सपोर्टर को फिर ये लगना शुरू हो गया कि ओबामा ने अपनी, क्योंकि देखो यार आप न्यूयॉर्क में है ना सारे बैंक्स, वॉल स्ट्रीट है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क किसकी कंस्टिट्यूएंसी है,
डेमोक्रेट्स ट्रम्प की नहीं, अनफॉर्चुनेटली। होती तो फिर अलग ही बात होनी थी। ट्रम्प का भी ना वॉल स्ट्रीट के साथ जो है ना, वो कहते हैं ना ईंट कुत्ते का वैर है, ऐसे छोड़ वो, क्योंकि तो वॉल स्ट्रीट के साथ ये कि वॉल स्ट्रीट ट्रम्प को ना कर्जा नहीं थी देती। ये 90s के अंदर जब ट्रम्प का डाउनफॉल आ रहा था, उसको पैसे चाहिए थे अपना को बचाने के लिए, तो वॉल स्ट्रीट अपना हाथ ऊपर कर लिया कि नहीं हम तो नहीं तुम्हें बचाएंगे, जाओ डूबो। तो वहाँ से अब जो सपोर्टर था, ब्लू कॉलर जो आपका वोटर है अमेरिका में, उसको ये लगना शुरू हो गया कि ओबामा ने बैंक्स को पैसे इसलिए दिए हैं कि ये 2012 के इलेक्शन में इसे सपोर्ट करेंगे, इसको कैंपेन फंडिंग करेंगे। तो जिस वजह से वो ना बहुत ज़्यादा ओबामा के ख़िलाफ़ जो एक वो जो नफ़रत थी ना, वो बढ़ना शुरू हो गई। उससे ऑलरेडी पहले एक ओबामा के ख़िलाफ़ एक बहुत मशहूर एक चल रही थी मूवमेंट, आपको याद होगा, बर्थर मूवमेंट। बर्थर मूवमेंट थी ओबामा के ख़िलाफ़। एक तो वो भी थी ना, एलेक्स जोन्स ने ओबामा, वॉल स्ट्रीट वाली, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। वो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट एक सेपरेट मूवमेंट है। अच्छा। जो बर्थर मूवमेंट थी ना, ये डायरेक्टली थी ओबामा के ऊपर, अच्छा, अगेंस्ट ओबामा थी। उसके अंदर इन्होंने ये बात की कि ये बंदा, इसका नाम है बराक हुसैन ओबामा, और अच्छा, ये बर्थर, हाँ बर्थर मूवमेंट, और ये बंदा जो है ना, ये अमेरिका में नहीं पैदा हुआ है, ये केन्या में पैदा हुआ है। तो वो कहते हैं कि अपना ना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, ओबामा को ना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। वो था नहीं उसके पास वो। अब ये कई लोग कहते हैं कि CIA ने बना कर दिया ओबामा को, वगैरह वगैरह। एलेक्स जोन्स जैसे जो बंदे हैं वो तो ये कहते हैं कि CIA ने बना कर दिया। लेकिन इवेंचुअली ओबामा ने ना अपना बर्थ सर्टिफिकेट 2011 में रिलीज़ कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने एक और काम कर दिया 2011 में ओबामा ने। वाइट हाउस कोरेस्पोंडेंट डिनर था 2011 का, जिसमें सेथ मायर्स ने उसको लीड किया था। तो पहले सेथ मायर ने जुगतबाजी की इसके ख़िलाफ़ ट्रम्प के, फिर ओबामा ने, हाँ यस ट्रम्प के, या आपने वो बड़ा मज़ेदार उसने किया था इसके ख़िलाफ़ ना। लेकिन उसके बाद ना फिर ओबामा ने भी किया। ओबामा ने डायरेक्टली नाम लेकर ट्रम्प को ना, यानी पूरी आपकी या वाशिंगटन की एलीट बैठी है उसके सामने, उसने ट्रम्प को एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका लताड़ दिया। और वो आज भी कहते हैं कि नहीं था करना चाहिए, यानी जो भी था एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उसको नहीं करना चाहिए था। और ये उसका वन ऑफ हिज बिगेस्ट ब्लंडर्स है ओबामा का। एक तो उसने जो पैसे दिए बैंक्स को, दूसरा ये ब्लंडर था जो उसने खड़े होकर उधर सबके सामने इसको लताड़ा ट्रम्प को। और वो दिन था ट्रम्प ने फैसला कर लिया मैंने अब सदर के लिए लड़ना है, यानी बंधना नहीं है, लड़ना है मैंने। और उसने उस वक्त अनाउंस नहीं की, लेकिन उस वक्त ना उसने अपना ना इरादा जब शो किया, तो ये सारे के सारे जो ना ट्रम्प ने अपनी ना यानी 2016 की प्लानिंग शुरू कर दी है कि मैंने 2016 का इलेक्शन ना लड़ना है। तो सबसे पहले तो सारा पैलन ने आकर इसको एंडोर्स किया, हालांकि अभी रिपब्लिकन पार्टी का नॉमिनी नहीं है, लेकिन सारा पैलन ने आकर इसको कर दिया। और ट्रम्प ने ना फिर अपनी ब्राइटबार्ट के थ्रू बनानी शुरू कर दी है, रेपुटेशन बनानी शुरू कर दी है। उन लोगों के साथ जुड़ना शुरू हो गया है जो कि बिल्कुल फार राइट के लोग हैं, बिल्कुल फार राइट के लोग हैं, उनके साथ जुड़ना शुरू हो गया। ये 2012 में रिपब्लिकन्स की तरफ से मिट रोमनी खड़ा होता है, और मिट रोमनी ट्रम्प के पास आता है एंडोर्समेंट के लिए कि मुझे एंडोर्स करो। और ट्रम्प, और ये वो ऑप्टिक्स हैं जहाँ से पता चलना शुरू होता है कि एक रिपब्लिकन का जो कैंडिडेट है वो आकर डोनाल्ड ट्रम्प से एंडोर्समेंट मांग रहा है अपनी सदारती इलेक्शन के लिए, जहाँ से पता लगना शुरू होता है कि हु ट्रम्प इज़। और टी पार्टी का जितना भी जो ग्रुप है ना, वो डायरेक्टली इन ट्रम्प की जो है झोली के अंदर है, जेब के अंदर है। क्यों? क्योंकि बर्थर मूवमेंट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट ट्रम्प ने किया हुआ था, सबसे ज़्यादा। और ट्रम्प की मैं काफ़ी उसके इंटरव्यूज़ देख रहा था, उसने बड़ा ओपनली ओबामा को जो है ऑन टीवी किया हुआ है, यानी उसको बड़े अजीबोगरीब से उसने अलकाबात इस्तेमाल किए हुए हैं ओबामा के लिए, जिसकी वजह से ना फार राइट का वोटर बेस इसका बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हुआ था। स्ट्रॉन्ग हो गया, यस। तो यहाँ से
उसके पास एक पॉलिटिकल बेस भी आ गई, ठीक है, मीडिया बेस उसकी ऑलरेडी है, ठीक है, पॉलिटिकल बेस भी आ गई। फिर जब उसकी नाम क्या है, जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करता है ना 2016 के लिए तो रिपब्लिकन पार्टी इन जनरल तो इस बंदे को सपोर्ट करने को रेडी नहीं थी, रिपब्लिकन इस्टेब्लिशमेंट, और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कोई भी ट्रम्प को सीरियसली लेने के लिए तैयार ही नहीं था। तो ट्रम्प ने क्या हरकत की कि ना ब्राइटबार्ट के थ्रू ना रिपब्लिकन के जो मेन लीडर्स हैं ना इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल लिखवाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ना फॉक्स न्यूज़ थोड़ा सा ना ट्रम्प से ने कहा कि अच्छा ये क्या बंदा कर रहा है, इसको तो हम सीधा करते हैं। इसलिए मिट रोमनी भी इसके सदर बनने के बाद बड़ा बोल रहा था। यस। अब यानी कि क्यों उस वक्त बड़े बड़े रिपब्लिकन्स इसकी हक में आवाज़ें नहीं आई? नहीं है सदर के हक में नहीं आई, और वो भी उसी मीडिया कैंपेन में बह गए थे जी, ही इज़ मतलब रेसिस्ट और एंटी फेमिनिस्ट, वो भी उसी में बह गए रिपब्लिकन भी इसी में बह गए। और ये रिपब्लिकन्स वही बात है ना कि रिपब्लिकन्स भी एक कैसे तो यार डेस्परेट भी थे, नॉट रिपब्लिकन लीडरशिप, लेकिन जो आपकी मिड लेवल की या जूनियर लेवल की जो लीडरशिप है ना वो भी यार वो थे, डेस्परेट थे कि हमें कोई लीडरशिप ऐसी चाहिए जो कि हमें वापस मेजॉरिटी में लेकर आए ना, हाउस के अंदर, सेनेट के अंदर, वाइट हाउस में वापस लेकर जाए। तो ट्रम्प ने सबसे पहले ना मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ जो उसके ताल्लुक पहले नहीं थे अच्छे, ठीक है, इसने कहा कि अच्छा फॉक्स न्यूज़ जाइए रिपब्लिकन के हक़ में बोलता है तो मैं सबसे पहले ना इस पे ना डालता हूँ, इसको पहले ना अपने काबू में करता हूँ। सबसे पहले इसने रिपब्लिकन लीडरशिप के ख़िलाफ़ आर्टिकल लिखा है ब्राइटबार्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा ना शेयर हुए, उस पर कॉमेंट्स सेक्शन अगर आप पढ़ें तो वो तो लिटरली ना उड़ा देने की बातें करते हैं उसके अंदर, कमेंट्स के अंदर। फॉक्स न्यूज़ ने फिर क्या किया कि ट्रम्प के ख़िलाफ़ ना उन्होंने एक छोटी सी कैंपेन चलाई। अच्छा, फॉक्स न्यूज़ पहले ख़िलाफ़ किया है, तो हुआ क्या कि ट्रम्प ने ना फिर फॉक्स न्यूज़ की एंकर थी, शो रन करती थी अपना मेगन कैली, उसने पता नहीं ट्रम्प के बारे में कोई बात की है, तो ट्रम्प ने जाकर उसके बारे में बड़े अजीबोगरीब से अलकाबात किए हैं। ब्राइटबार्ट ने उसको बहुत ज़्यादा चढ़ाया है। फॉक्स न्यूज़ को ना इस बात पे थोड़ा सा ज़रा नाराज़ भी हुए कि यार वो शी और स्टार एंकर, तुम उसके बारे में ऐसे नहीं कह सकते, पब्लिकली ना कर दो, अपोलोजाइज़ कर दो ताकि मामला बैठ जाए। ट्रम्प ने कहा अच्छा, ट्रम्प ने ना फिर क्या किया, फॉक्स न्यूज़ के ख़िलाफ़ ब्राइटबार्ट के थ्रू कैंपेन शुरू कर दी, और वो ये हुआ है कि जो रिपब्लिकन का जो वोटर बेस है ना वो फॉक्स न्यूज़ के ख़िलाफ़ होना शुरू हो गया। वो इतनी इफ़ेक्टिव कैंपेन इसने रन की स्टीव बैनन ने ऑन हिज बिहाफ कि फॉक्स न्यूज़ में उस वक्त उनका जो हेड था वो था रॉजर एल्स था। तो रॉजर एल्स को फिर रूपर्ट मर्डॉक ने आकर ये कहा कि स्टे विद दिस गाय नाउ, ये इसके ख़िलाफ़ नहीं जाना हमने, इसका जो वोटर बेस है वो बहुत चार्जड है, वो बेशक थोड़ा भी लेकिन वो हाईली चार्जड है, डेंजरस भी है, तो हमने इनके ख़िलाफ़ नहीं जाना। सो यहाँ से आई थिंक 2013 है या 14 है, उसके मिड में फॉक्स न्यूज़ ट्रम्प कैंपेन का हिस्सा बन जाता है। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको इस्तेमाल करके मोदी भी पावर में आया इंडिया में, जिसको हमने भी इस्तेमाल, पाकिस्तान में बड़ा इस्तेमाल होता है, वो था फेसबुक। यस, फेसबुक। लेकिन जिस तरीके से ट्रम्प की कैंपेन ने फेसबुक को इस्तेमाल किया ना, वो किसी ने नहीं किया, वो कोई कर भी नहीं सकता ना, हमारे पास उस तरह का वो नहीं है, डेटा साइंटिस्ट नहीं है उस तरह के जो कर सकें। तो ट्रम्प ने उस वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज बहुत यानी हाउ विल आई से रिक्लूसिव से एक बिलियनियर है रॉबर्ट मर्सर, काफ़ी बड़ा है, आई थिंक इज़ वर्थ 13 to 15 बिलियन डॉलर्स की वर्थ है, और वो अल्ट्रा कंजर्वेटिव डोनर है, यानी वो बंदा हमेशा रिपब्लिकन डोनर है, मेगा डोनर है, और वो जो है ना उसकी अपनी जस्ट लाइक स्टीव बैनन, उसकी भी अपनी एक सोच है कि अमेरिका को चलना कैसे चाहिए। ये सारे पॉलिटिकल आउटसाइडर्स हैं,
इनमें से कोई भी बंदा जो है ना ये वाशिंगटन एलीट का हिस्सा नहीं है, और जिसकी वजह से जो है ना ट्रम्प खटकता भी है वाशिंगटन को। ट्रम्प जो है ना वो असल में वाशिंगटन को खटकता है क्योंकि आउटसाइडर है। हाँ, बिल्कुल समझ लें जैसा इमरान खान है ना, इमरान खान है आउटसाइडर है, ही डजंट बिलोंग टू द पावर कॉरिडोर, ही डजंट बिलोंग, क्योंकि ये एक मसला हो रहा था ना कि आपकी एक ऐसा बंदा है जिसकी एक बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल अप्रोच है, बिल्कुल एक अनकन्वेंशनल तरीके से उसने अपनी सपोर्ट बेस बनाई हुई है। उसने 2 नंबरियां या वो बिरयानियां खिला के नहीं किया हुआ, उसने जाकर एक रेटरिक बनाया है, एक नैरेटिव ऐसा बनाया है कि वो जाकर ना वोटर को जाकर उसने एनर्जाइज करती है, जब उससे कनेक्ट कर जाते हैं फिर उसको वो कहते हैं कि वो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, पॉपुलिस्ट लीडर है। यानी पॉपुलिस्ट लीडर को हम लोग ये इस तरह कहना चाहिए, पॉपुलिज्म का एक बड़ा कहता हूँ कि ना मनफी तरीके से देखा जाता है। पॉपुलिज्म वो बंदा है जिसको पता है कि मैंने अपने वोटर के साथ किस तरह कनेक्ट करना है, उसको आता है, वोटर जिसको वो स्ट्रेटजी आती है उसको वो पॉपुलिस्ट कह देते हैं। और जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कनेक्ट नहीं करता तो वो वहाँ पे ना, यानी अब यही ट्रम्प का भी इशू है ना कि ट्रम्प वाशिंगटन की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कनेक्ट नहीं होता, कनेक्ट हो ही नहीं सकता, कम्प्लीटली ना डिफरेंट दुनिया से आए हैं। यानी वाशिंगटन एलीट है, वो ज़रा कहती है कि आराम से काम करना है, छुप के काम करना है। ट्रम्प कहता है भाई मैं देख लो कोवर्ट ऑपरेशन है। अब आप देखें ये बाइडेन को ही देख लें इजराइल वाले मामले पर, यस, कि पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और जब पब्लिक के सामने आते हैं तो कहते हैं कि जी नेतन्याहू एक्सट्रीमिस्ट है, नेतन्याहू को हल्का होना चाहिए। ये अमेरिका की जो आपने शुरू में बात की थी ना कि एक उन्होंने एक वो नकाब पहना हुआ है, वो नकाब वो चाहते हैं कि हम पहन के रखें कि पीछे से कुछ और कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया जो उनकी जिसे कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, अमेरिकन ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी कि हाउ टू कम्युनिकेट स्ट्रेटेजिकली, किस तरह झूठ अच्छा बोलना है। यस, ये कि बोलना कुछ और है, करना कुछ और है बोलना, और ये चीज़ ट्रम्प में नहीं है। वो कहता है जो करना है वो ही कहना है। यानी अगर हमने जरूर उसने आकर अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा लोगों को कि मारो पीटन लोगों को, मैं तुम लोगों के ना केसेस के पैसे मैं भर दूंगा, लोगों ने मारा पीटा है। उससे जब पूछते थे कि भाई तुम पब्लिकली तुमने बड़े गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो कहता है भाई क्या हो गया, उस दौर में चलता था सब, मैंने भी कर दिया। उसने ट्रम्प ने कभी अपोलोजाइज नहीं किया, जो उसने कहा है उसने कभी गलत, यानी वो अगर गैर मुनासिब भी लगा ना उसने कभी अपोलोजाइज नहीं किया कभी भी ट्रम्प। यानी मुझे नहीं पता कि शायद हो सकता कहीं उसने सॉरी किया हो पब्लिकली, लेकिन उसकी जितनी स्पीचेस इंटरव्यूज़ मैंने सुने हैं वो एक दफ़ा भी अपोलोजाइज नहीं करता। और वो कहते हैं ना कि उसको नदामत भी हो, वो भी नहीं है। यानी उसको पता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। और यही उस बंदे की चीज़ है कि उसने बिल्कुल उसी तरह के लोगों को ना अपने इर्द गिर्द जमा भी किया है। और यही जब मैं बात कर रहा था रॉबर्ट मर्सर की, वो एग्जैक्टली ये चीज़ था। हाँ, वो ये है कि वो पब्लिक में जिसका कोई नहीं है उस बंदे का, लेकिन जब उसको समझ में आई कि उसने देखा, अब वो उसको भी रिपब्लिकन पार्टी से ना यही मसला था जो कि मेन जो रिपब्लिकन वोटर्स हैं उनका मसला था कि भाई हमारी लीडरशिप जो है वो बड़ी उस तरह की है कि उनका वोटर के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, जो वोटर चाहता है वो हो ही नहीं रहा। और तब्दीलियाँ अमेरिका के अंदर इस तरह की आ रही हैं कि एक तो आपका मैंने भी बात की ना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, 9/11, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जो ये हर 10 सालों के अंदर जो अमेरिकियों पे एक कहते हैं ना कि एक टाइप का बम गिरे हैं, वो से तंग आ गए हुए थे कि वो चाह रहे थे कि हमारी लीडरशिप जो भी आ रही है ना, स्पेशली रिपब्लिकन में, कि वो आकर इन चीज़ों को एड्रेस करे कि ये एक हकीकत है। ट्रम्प इसको कर रहा था एड्रेस। ट्रम्प कह रहा था कि ये हम हमेशा की जंगों में क्यों फंसे हुए हैं। ट्रम्प ने लिटरली बड़ा क्रिटिसाइज़ किया इसने ओबामा के इस बेल आउट को कि ये उसको नहीं करना चाहिए था। और इस चीज़ को फिर रॉबर्ट मर्सर ने बेसिकली ये देखा कि
उस वक्त आई थिंक 2015 का शुरू था ये, जब रॉबर्ट मर्सर को बेसिकली ट्रम्प का एक बहुत करीबी दोस्त था बरतानिया से, नाइजल फराज, जो ब्रेग्जिट वाला वो उसने ना ब्रेग्जिट कैंपेन रन कर रहा था, तो ट्रम्प ने उसको ना सपोर्ट किया था। तो नाइजल फराज ने आकर ट्रम्प की ना मुलाकात करवाई रेबेका मर्सर से, जो कि रॉबर्ट मर्सर की वो थी बेटी, और वो बेसिकली रन कर रही थी वो पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो कि डोनेशंस करती है रिपब्लिकन कैंपेन्स को। तो वहाँ से फिर आपका आता है अचानक में फेसबुक एंटर होती है, कैम्ब्रिज एनालिटिका। अब आपने अब ये चीज़ समझनी है कि स्टीव बैनन जो है ना, वो बेसिकली कैम्ब्रिज एनालिटिका का, अच्छा वो वहाँ से ब्राइटबार्ट भी रन कर रहे हैं, वो यहाँ से कैम्ब्रिज एनालिटिका का वाइस प्रेसिडेंट भी है, ठीक है। और बेसिकली होता क्या है कि रॉबर्ट मर्सर जो है ना, वो बरतानवी कंपनी है, एक SCL ग्रुप, ठीक है। वो क्या करते हैं कि उसकी एक सब्सिडियरी बना लेते हैं, जो कि है कैम्ब्रिज एनालिटिका बरतानिया में। बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं कि दुनिया को दिखाना ये है कि ये बरतानवी कंपनी है जिसकी जो है ना सर्विसेज हासिल की हैं ट्रम्प कैंपेन है, ट्रम्प ने। और SCL ओरिजिनली SCL ग्रुप थी, और SCL ग्रुप ने नाइजीरिया के अंदर इलेक्शन भी करवाए, ठीक है। ट्रिनिडाड टोबैगो के अंदर भी इलेक्शंस करवाए। वहाँ पर इन्होंने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के अंदर जहाँ पर इंडियंस माइनॉरिटी में हैं, उनकी गवर्नमेंट बन जाती है। कैसे कि SCL ग्रुप जो है वो जाकर जो मेजॉरिटी अफ्रीकन है ना डिसेंडेंट, उनको कहते हैं कि वोट ना जाके करो, कोई तब्दीली नहीं आनी यार, यानी क्या कहेंगे इसको हम, रिवर्स साइकोलॉजी कि डोंट वोट ही ना दो। उन्होंने वोट नहीं दिया, यहाँ से इंडियंस को कैंपेन ये की गई है वोट करो। कैसे वो इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं कि साइकोलॉजिकल माइक्रो टारगेटिंग करते हैं। हाँ, साइकोलॉजिकल एड्स, वो साइकोग्राफिक मटेरियल और बनाते हैं, आपके लाइक्स को देखते हैं, आपके इंटरेस्ट को देखते हैं, बिहेवियर को देखते हैं। ये डेटा सारी कुकीज़ के थ्रू, इस तरह की चीज़ों, प्लगइन्स के थ्रू तो जा रहा होता है यस फेसबुक और गूगल वगैरह के पास। यस, तो उन्होंने वो डेटा बाय किया। फेसबुक बेसिकली फंसा ही इस वजह से था ना सर। अब आपने एक चीज़ कि उन्होंने वो डेटा प्रोवाइड कर दिया उन्हें। हाँ जी, उनकी कंपनी में बंदे बैठे थे जो जैसे डेटा दे रहे थे, लोगों के बिहेवियर्स दे रहे थे। यस, उन्होंने उस वही डेटा को पकड़ के उन्होंने उसको यूज़ किया, एग्जैक्ट टारगेटिंग शुरू कर दी। और जी हिलरी इज बैड और पता नहीं क्या, कि शी वांट्स टू टेक योर गन अवे, या डेमोक्रेट्स, ओवरऑल डेमोक्रेट्स को गंदा करी जा रहे हैं। और दूसरा आपको याद होगा कि उन्हीं दिनों में एक क्विज आया करता था कि विच गेम ऑफ थ्रोन हाउस आर यू, तो वो पता नहीं 15-16 क्वेश्चन होते थे, वो आप करते थे। तो वो आपका बेसिकली हर इंडिविजुअल माइंड पड़े थे कि बंदा असल में है कैसा, कि हम तो बेसिकली समझ रहे हैं कि गेम है, लेकिन वो असल में हमारा डेटा जा रहा है, डेटा इकट्ठा हो रहा है। और नोट किया कि उसके बाद से इस तरह के मुझे फेसबुक पे कभी क्विज़ेस नजर ही नहीं आए। ख़त्म ही कर दिया। गेम्स को बड़ा मिस करता हूँ मैं, वो जो आते थे यार बड़ा मज़ा आया करता था कि ना, मुझे एक आता था विच वो कैरेक्टर्स के बेस्ड था कि विच कैरेक्टर इस मूवी में से कौन से कैरेक्टर हो तुम, यानी आई थिंक वो उसका था हैरी पॉटर का, कि कौन से कैरेक्टर हो तुम। तो वो बड़ा मज़ा आया करता था, लेकिन वो पता ही नहीं था कि वो असल में $multi-million काम हो रहा पीछे से। और इसके अंदर उन्होंने रिमेंबर उसका इंटरव्यू मैं देख रहा था, ब्राउन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था जिसने ये क्विज़ेस बनाकर दिए थे कि इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि इस बंदे की का बिहेवियर क्या होगा, और इस बंदे को कहाँ कहाँ पर इसके जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं ये उनको कैसे कर सकता है टर्न टूवर्ड्स ट्रम्प। और उसके इसके पीछे सारा स्टीव बैनन का ब्रेन था। नहीं, अच्छा ये रॉबर्ट मर्सर का ब्रेन था। अच्छा, ये इन्होंने असल में किया ये था कि रॉबर्ट मर्सर ने, बिकॉज रॉबर्ट मर्सर जो है ना वो खुद एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, ही हिमसेल्फ, और वो वन ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टर्स था SCL ग्रुप का। तो उसे पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं, किस तरह एल्गोरिथम काम करते हैं, उसने वो बेसिकली चाह ये रहा था कि एनोनिमिटी रहे, कि किसी तरह मेरे तक ना बात ना आए।
उसने HCL ग्रुप का ना एक बनाया, सब्सिडियरी बनाई कैम्ब्रिज एनालिटिका, ठीक है, और उसको सबसे पहले दिया कि जी जाकर ना ब्रेग्जिट करा कर दिखाओ। यानी ब्रेग्जिट जो था ना, वो कहते हैं कि ट्रंप इलेक्शन का एक्सपेरिमेंट था कि क्या ये इतने बड़े स्केल पे, यानी नाइजीरिया, ट्रिनिडाद टोबैगो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, लेकिन उनका असल कुछ करना असल डेवलप्ड कंट्री में हम कर डेवलप कंट्रीज के जो माइंडसेट है, जो अप्रोच है लोगों की, वो फिर सिमिलर होगी ना यूएस से, तो उधर करके दिखाओ, यूके में करके दिखाओ। तो ब्रेग्जिट करा दिया, ठीक है, यानी आप चेक करो यार, चंद डेसिमल पॉइंट से इन्होंने ब्रेग्जिट करवाया और वो पता लग गया इनको, एक एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया ब्रेग्जिट का। ट्रंप वाज नेक्स्ट वन और ट्रंप के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया काम, बहुत एग्रेसिवली इन्होंने किया है। यानी फॉर ट्रंप, ये ख़ुद मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कि द पर्सन जो कि रन कर रही थी ट्रंप कैंपेन को फ्रॉम कैम्ब्रिज एनालिटिका के हम तो एक ही बंदे को दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा 4-4, 5-5 एड्स भेजा करते थे, और बहुत उनके जो खौफ थे कि क्या उनके खौफ हैं, स्पेशली कहती है कि गन्स सबसे बड़े, कि गन्स हमसे ले ली जाए, ये खौफ थे उनके, उसको इन्होंने फीड किया। माइग्रेशन बहुत बड़ा खौफ था, उसको इन्होंने फीड किया, उस पर फीड करके टर्न किया लोगों को इन्होंने। और स्टीव बैनन को फिर कैम्ब्रिज एनालिटिका का वाइस प्रेसिडेंट इसलिए लगाया गया ताकि वो डायरेक्टली इसको रन कर सके। ऑन टॉप ऑफ दैट, रॉबर्ट मर्सर ने जो काम किया ट्रंप के लिए वो ये था कि एक बंदा है रॉजर स्टोन, उसको ट्रंप के साथ पार्ट ऑफ द कैंपेन उसको बनाया कि तुमने ट्रंप का जो ना, ट्रंप का ना असल में एक था पर्सोना ब्रैश, रेकलेस। उसने रॉजर स्टोन को कहा, रॉजर स्टोन जो है ना हमेशा से रिपब्लिकन पार्टी का ना वो रहा है, एक टाइप का ना कंसल्टेंट रहा है कि अपनी तुमने कैंपेन्स कैसे रन करनी है। तो उसने बेसिकली ट्रंप को ना थोड़ा सा लाइक क्या कहेंगे हम उसे कि ना एक यानी ना एक ज़्यादा फिनेस देनी थी उसने, रॉजर स्टोन ने। और उसने उसके बारे में एक बड़ी बहुत फेमस बात है, रॉजर स्टोन ने उसने खुद बोला हुआ है, कहता है कि अगर तुम किसी भी चीज़ के लिए मशहूर हो ना, यानी इफ़ यू आर फेमस फॉर नथिंग आई कैन डू एनीथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए शोहरत होनी चाहिए तो फिर मैं उसके बारे में कुछ कर भी सकता हूँ। रॉजर स्टोन ने फिर एलेक्स जोन्स, जो कि बेसिकली अभी पूरा ट्रंप कैंप में नहीं आया, उसने रॉजर स्टोन ने उसके साथ पॉडकास्ट करके ज़्यादा ट्रंप की तरफ डायरेक्शन, यानी अटेंशन ज़्यादा ट्रंप की तरफ किया। जो एलेक्स जोन्स वो पहले एक फ्रेंच, यानी ट्रंप को वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रॉजर स्टोन जो है ना एलेक्स जोन्स का प्लेटफॉर्म यूज़ करके उसको डायरेक्टली डाइवर्ट करता है, अटेंशन उसकी लेकर आता है ट्रंप के ऊपर। और यहाँ से होता क्या है कि जितना भी एलेक्स जोन्स का जो ऑडियंस थी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली ट्रंप की सपोर्टर बन जाती है, ठीक है। और ओबामा के ख़िलाफ़ तो ऑलरेडी लोगों की जो उसके प्रोमिसेस थे, जो उसका चेंज था वो कर नहीं सका, उसके अपने ब्लंडर्स बहुत ज़्यादा थे। सबसे जो मैंने बताया कि अरब स्प्रिंग के अंदर भी उसने गलतियाँ की, फिर यूक्रेन के अंदर जो 2014 के अंदर जो हो गया, रशिया की क्राइमिया उठा के ले गया, और फिर इन्होंने जो कलर रेवोल्यूशंस ओबामा ने चलाई पूरी दुनिया में, साउथ अमेरिका के अंदर भी, यूक्रेन के अंदर चलाई थी उसने। ये एक यूक्रेन के अंदर उसका सदर था जो कि प्रो मॉस्को था, उसको उतार के इन्होंने एक इसका आई थिंक पेट्रो पोरोशेंको नाम था, उसको डाला सदर बनाया, जो कि बेसिकली एंटी मॉस्को था। वहाँ पर वो फिर शाम के अंदर इसने रशिया को आने दिया, जिसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा माना कि ये ब्लंडर इसने किया, इसको नहीं करना चाहिए था। तो ये सारा के सारा जो है ना ट्रंप को एक पोजीशन में ले आता है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन का नॉमिनी बन जाता है। और फिर रिपब्लिकन के जब प्राइमरीज़ में ये जाना शुरू करता है तो जाकर जितने भी जो दूसरे कैंडिडेट्स जो खड़े हुए थे रिपब्लिकन की तरफ से, उन सब को एक एक करके लिटरली ना वो कहते हैं ना शूट एट साइट, अपने अल्फाज से ही ना उड़ा दिया इसने। और इवेंचुअली ये कैंडिडेट बना था रिपब्लिकन्स का।
अब यहाँ तक पहुँचकर जो मेजर काम है वो तो हो गया, और वहाँ से हिलरी क्लिंटन के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ना अब शुरू हो गया प्रोपेगेंडा हिलरी क्लिंटन के ख़िलाफ़। ठीक है, हिलरी क्लिंटन को इन्होंने शुरू कर दिया टारगेट करना। वहाँ पर जो जहाँ से इन्होंने जो ट्रम्प के ख़िलाफ़ कि ये जी रशिया से कनेक्टेड है, वो बात तो वाज़ेह है कि देयर वाज नो कनेक्शन। रशिया, पुतिन का और ट्रम्प का कनेक्शन कोई नहीं था। जो कनेक्शन इन्होंने बिल्ड किया वो बेसिकली ये था कि इसने जाकर पब्लिकली एक दफ़ा बात की, वो जो इसके हिलरी के 30,000 ईमेल्स जो कि लीक हुई थी, तो इसके 30,000 ईमेल्स ना मिल नहीं थे। तो इसने जाकर पब्लिकली बोला कि पुतिन अगर तुम्हें वो 30,000 ईमेल मिल जाए ना तो उनको पब्लिक कर देना। वहाँ से इन्होंने डालना शुरू किया, वहाँ से इन्होंने डॉट कनेक्टिंग शुरू कर दी। ये वो दौर है जब रशिया के अंदर मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट भी होता है। ये पर्सनली जाता है मॉस्को उसको देखने, तो ये ना डॉट्स कनेक्ट करने शुरू कर देते हैं इस तरीके से। और ये शुरू, और फिर ये अभी इलेक्शन हुआ नहीं था, तो क्रिस्टोफर स्टील एक ब्रिटिश MI6 एजेंट, उसने एक जी अनवेरीफाइड क्लेम्स का ना डॉसियर बनाकर FBI को पकड़ा दिया कि हमें लग रहा है कि ये जो ट्रम्प है ना ये रशिया का मोल है। ये वो कहते हैं ना मंचूरियन कैंडिडेट, कि ये रशिया का कैंडिडेट है US इलेक्शंस के अंदर। सो दिस इज़ ऑल इज़ हैपनिंग बिफोर इलेक्शन होते हैं और किसी को नहीं यकीन होता कि ट्रम्प जीत सकता है। इवन ट्रम्प को भी नहीं था पता कि वो जीतेगा। ट्रम्प ने एक बड़ा छोटा सा ना अपना एक हॉल हायर किया होता है कि बस दिखाने के लिए, फेस सेविंग के लिए, कि अगर हम हार गए तो वी आर गोना गो डाउन विद डिग्निटी। लेकिन वो तो बहुत बड़ा अपसेट हो गया, ट्रम्प जीत जाता है। और फिर वहाँ से ना शुरू हो गई जनाब वाली सारी की सारी ट्रम्प के ख़िलाफ़ कि ये रशिया ने इसकी मदद की है। और जब आपको याद होगा, इसने FBI का जो डायरेक्टर था वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन उसको उन्होंने पब्लिक नहीं थी की। तो ट्रम्प कोशिश कर रहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन आगे ना जाए। उसकी वजह दरअसल ये थी कि ट्रम्प का जो लिंक था ना मॉस्को से, वो बेसिकली एक था, एक जूइश मूवमेंट है ख़बात, उसका एक मेंबर है। उसको जो है ना कहते हैं हीरो का बादशाह कहते हैं, द किंग ऑफ डायमंड, लेव लेविएव उसका नाम है। वो बंदा दरअसल ट्रम्प का कनेक्शन था टू मॉस्को, एंड ही वाज आल्सो ट्रम्प्स कनेक्शन टू इसराइल। सेम बंदा। और ये जो ख़बात मूवमेंट है ये बेसिकली एक सेपरेट मूवमेंट है। इसका जो है ना ज़ायनिज़्म से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी ना, यानी इनके ताल्लुकात हैं, कनेक्शन इनके हैं, इंटरट्वाइंड भी हैं, इनके म्यूचुअल इंटरेस्ट भी हैं, लेकिन ये नहीं है कि हर चीज़ पे सेम पेज पे नहीं है। ट्रम्प का कनेक्शन असल में वो था, और इनकी सारी जो डीलिंग थी वो बेसिकली बिजनेस डीलिंग्स थी। उसके अंदर कोई वो इनका पॉलिटिकल मोटिव वगैरह नहीं था। लेकिन उसको इवेंचुअली कनेक्ट करने की कोशिश की, डेमोक्रेट्स ने भी कोशिश की, अमेरिकन मीडिया ने बड़ी कोशिश की कि हम किसी तरह इसको कनेक्ट कर दें कि ट्रम्प जो है ये बेसिकली रशिया का मोल है। और आप देखें कि 4 साल ट्रम्प ने एज अ सदर गुजारे हैं, 2 साल रशिया गेट चलता रहे, और 2 साल अगर आप अमेरिकन मीडिया खोलें तो अमेरिकन मीडिया इज़ बंदूकें लेकर ट्रम्प पे फायरिंग कर रहे हैं बस। बिल्कुल, रशिया गेट, और हर चीज़, हर छोटी सी कोई न्यूज़ आ रही है ना ये उसकी रॉबर्ट मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में से वो हेडलाइंस बन रही हैं। इवेंचुअली क्या बना, 2 साल बाद पता लगा जी कि कोई था ही नहीं, ऐसा वैसा कोई सीन ही नहीं था। वो कहते हैं ना बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वो कनेक्शन आ ही नहीं सका, और रशिया गेट वॉज डेड। फिर उसके बाद आप देखें कि रशिया गेट ख़त्म हुआ था, यूक्रेन गेट आ गया, यूक्रेन गेट के साथ ही कोविड भी आ गया, कोविड के साथ ही फिर ब्लैक लाइव्स मैटर भी आ गया, जॉर्ज फ्लॉयड का जो हुआ था इंसिडेंट। और आप देखें कि विद ऑल ऑफ दैट ट्रम्प इलेक्शन में जाता है,
और डेमोक्रेट्स ये बात बड़ी करते हैं कि जो बाइडन को तारीख के सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, आई थिंक 8 करोड़ वोट्स मिले हैं, लेकिन ट्रम्प को तारीख के सेकंड हाईएस्ट वोट्स मिले हैं 7.5 करोड़। और 4 नवंबर को जहाँ पे वोटिंग बंद होनी चाहिए थी, कई स्टेट्स में 11 नवंबर तक वोटिंग चलती रही। वोटिंग यानी पोस्टल बैलेट्स आते रहे हैं, जिसको ट्रम्प ने इवेंचुअली चैलेंज भी किया था। और कि ये क्या, ट्रम्प ने तो कहा था मेरे खिलाफ धांधली, मेरे खिलाफ उसने कहा था, कहता कि ये क्या पहली दफ़ा मेरी इलेक्शन हो रहा है 4 नवंबर को। पहले तो हमेशा 4 नवंबर को वोटिंग बंद हो रही है, अब 11 नवंबर तक वोटिंग जारी है। तो वो सब करके ट्रम्प हार तो गया है, लेकिन जो उसका वोटर बेस है ना, वो इस सारे नैरेटिव को कि भाई 11 नवंबर तक जो चला है इलेक्शन और हमारे सदर के ख़िलाफ़ जो इतनी ज़्यादा मीडिया बायसनेस दिखाई गई है, ये नाजायज़ थी। और फिर उसके बाद हम ऑफ कोर्स देखते हैं जो बाइडन की जो 4 साल की रही है सदारत रही है, बहुत मैं कहूँगा उससे कि मीडियोकर भी नहीं है, यानी बियॉन्ड बिलो मीडियोकर उसकी सदारत रही है। यानी उस बंदे के इतने ज़्यादा आते रहे हैं, गूफअप्स आते रहे हैं, गिरता रहा वो बंदा, भूलता रहा, स्नूज़ करता रहा, और उसको फिर पकड़ा इन्होंने ट्रम्प के मीडिया कैंपेन ने। और जो बाइडन की अभी आप देख लें कि जिस तरीके से इस वक्त उसी की सदारत में यूक्रेन वॉर हुई, ठीक है ना, वही की सदारत में रूस से मार पड़ी। अच्छा, वही यूक्रेन जिसकी वजह से ट्रम्प को इम्पीच भी किया गया, वही यूक्रेन जिसकी वजह से ट्रम्प को इम्पीच भी किया गया। फिर अभी रिसेंटली ये ट्रम्प ने अपनी सदारत में आईसिस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। ट्रम्प कहता था आईसिस जो है ये हिलरी ने बनाई है, लेकिन ट्रम्प ने आकर ख़त्म किया उनको एकदम से। ट्रम्प ने ट्रूप्स निकाल लिए थे, ट्रम्प ने अफगानिस्तान से, सीरिया से और हर जगह से, इराक से निकाल दिए थे। ये तो इन्होंने पिछले साल से दोबारा शुरू किया, जिसके ऊपर अभी इराक ने भी कहा है कि भाई ये हम अमेरिका की, ये हमारी सॉवरेंटी को जो तुम लोग वायलेट कर रहे हो, बर्दाश्त नहीं करेंगे। इवन इन यमन हौसियों को ट्रम्प ने बैन कर दिया था, जिसको बाइडन ने आकर दोबारा से किया, उनको उसी जंग को ख़त्म कर दिया था। उसने हुसी जंग को ख़त्म कर दिया था इस तरीके से कि सऊदियों ने कहा था कि इनको बैंड ऑर्गेनाइजेशन बनाओ हौसीज़ को। तो 2021 में के शुरू में ट्रम्प ने बैन कर दिया था हौसीज़ को, तो उनके एसेट सारे फ्रीज हो गए थे दुनिया में। लेकिन बाइडन ने आकर उसको दोबारा से उनको बहाल कर दिया। और अब जिस तरीके से इसराइल और गज़ा का जो मसला चल रहा है, उस पर अभी रिसेंटली ट्रम्प ने जो बयान दिया, जो मुझे लग रहा है कि अगर तो ट्रम्प आता है नवंबर में, तो वो इस आग को ज़्यादा भड़का देगा, क्योंकि उसने बेसिकली बोला कि बड़ी स्मार्ट मूव की है ये गज़ा वालों ने, और जो लेबनान में बैठे हैं बड़ी हिजबुल्लाह उन्होंने बड़ी स्मार्ट मूव प्ले की है, और हमास भी ना करें सर। ये ट्रम्प ने कहा है, नेतन्याहू को उसने स्नब भी की है कि ये नेतन्याहू की गलती है जो भी हुआ है। और उसके बारे में मैं बेसिकली देख रहा था कि नेतन्याहू के साथ इसका मसला क्या हुआ है ट्रम्प का, कि 2000 जब ये ईरानी जनरल का कासिम सुलेमानी का इन्होंने किया था अमेरिकन ने असैसिनेशन, तो ट्रम्प की बेसिकली मर्जी थी कि इसराइल के साथ मिलके हम करें। तो उस वक्त नेतन्याहू ने इनकार कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो ट्रम्प ने कहा ठीक है हम अकेले कर लेते हैं। और इस चीज़ को ट्रम्प ने पसंद नहीं किया कि नेतन्याहू, जब उसने यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाया इसराइल का, उसके बावजूद नेतन्याहू ने ईरान के ख़िलाफ़ ट्रम्प का साथ नहीं दिया। तो इस चीज़ पे ट्रम्प ने नेतन्याहू को स्नब भी किया इन दिसंबर कि ये इसने जो है ना ये इसकी गलतियों की वजह से हुआ है। अच्छा, नेतन्याहू पे ब्लेम किया है। नेतन्याहू पे ब्लेम किया है। अगर ट्रम्प आ जाता है तो फिर मिडल ईस्ट को आप कैसा देख रहे हैं? यार मिडल ईस्ट का बहुत, ट्रम्प इज़ डिसाइसिव है और रेकलेस है। ट्रम्प बाइडन क्या कर रहा है इस वक्त? बाइडन इस वक्त कर रहा है रेजिस्ट कर रहा है और डिले कर रहा है। यानी बाइडन ने जितना डिले किया ना गज़ा के तनाज़े को, ट्रम्प नहीं करेगा।
ट्रंप इसका सोल्यूशन जल्द निकालने की कोशिश, जल्द निकालने, और अगर नहीं निकाल पाएगा तो कहेगा भाई मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। और अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसकी वजह से मसला ये ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। अभी तक गज़ा का मसला बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। हो सकता है कि शायद ख़तरनाक ना हो, अगर तो ट्रंप अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं तो नेतन्याहू को शायद पीछे हटना पड़ जाए, क्योंकि अभी सब कुछ अमेरिका की सरपरस्ती की वजह से हो रहा है। अमेरिका का साथ है तो इतने खुलेआम वो सब कुछ हो रहा है। और इसके अंदर फिर ये भी एक बात याद है, हम भूल जाते हैं कि ट्रंप ने ये दफ़ा सऊदी अरब के बारे में क्या कहा था कि अगर हम अपनी फ़ौजें निकाल लें तो सऊदी हुकूमत 2 हफ्ते भी नहीं गुजार पाएगी। तो जिसके ऊपर आपको याद है, और ये उसने तब कहा था सऊदी अरब के दौरे के बाद इसने बात की थी, जिसका मतलब ये है कि जो इस वक्त सऊदी इसराइल जो इनकी कोशिश चल रही है मुफाहमत की, वो बिगड़ भी सकती है लेकिन उसके चांसेस बढ़ भी सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि उसको ट्रंप करता क्या है। ठीक है, ट्रंप सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर वो उसके सोल्यूशन को ना मानेंगे नहीं। ट्रंप के दौर से ये प्रेशराइज कर रहे थे सऊदी को, ये जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, क्या नाम था ट्रंप के, वो जो हैवी से थे, रेक्स टिलरसन। नहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो पाकिस्तान भी आया था और इमरान खान से भी, माइक पोम्पेओ उसने वो उधर से कोशिशें जारी हैं। उन्होंने तो अब्राहम अकॉर्ड शुरू कर, अब्राहम अकॉर्ड्स करवाए थे, और वो करवाए ही इसीलिए गए थे कि इनको, क्योंकि अब उन अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर फ़लस्तीन का सोल्यूशन भी है, लेकिन अब जो गज़ा का तनाज़ा चल पड़ा है, जिसका मतलब है कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स डेंजर में भी, ख़तरे में पड़ सकते हैं। और अगर ट्रंप आकर उन अकॉर्ड्स को फिर दोबारा से रीइंफोर्स करता है और ये यहाँ से रेजिस्ट करते हैं, तो ट्रंप बीइंग ट्रंप वो शायद अपने हाथ ऊपर कर ले, और बड़े चांसेस हैं, क्योंकि ट्रंप जो है ना, उसके अभी मैंने वही बात की ना कि ट्रंप का जो कनेक्शन है इसराइल से वो नहीं है डायरेक्ट, उसका वो एक कहते हैं बाईपास कनेक्शन, एक बंदे के थ्रू है, एक मूवमेंट के थ्रू है, जो कि एक पैरेलल जोइश मूवमेंट है ज़ायनिज़्म के साथ की। तो इट्स नॉट द सेम कनेक्शन, तो दे आर नॉट गोइंग टू बी, वो एक पेज पे होंगे नहीं। तो और जितनी ये जंग बढ़ चुकी है कि अभी रिसेंटली जब यमन पे इन्होंने एयर स्ट्राइक्स की हैं यूएस ने और यूके ने, तो उसने ट्रंप ने बड़ा ओपनली कहा कि ये देखो मैं गया हूँ तो उन्होंने एक और जंग शुरू कर दी मिडिल ईस्ट के अंदर। उसने बात की है, फोर्ब्स मैगज़ीन को उसने इंटरव्यू दी है, उसने बोला ये कि ये देखो जी जंगें फिर से शुरू कर दी इन्होंने, और क्या होगा इसका अगर तो यमन की जंग गर्म हो जाती है तो ट्रंप को और ज़्यादा मवाद मिल जाता है कि ये देखो मुझे मैं जंगें ख़त्म की हैं मैंने, और इन्होंने शुरू कर, और इन्होंने 3 जंगें मुझे विरासत में दे दी हैं। तो ये बड़ा एक, और इसको ट्रंप फिर अपने अंदाज में हैंडल करेगा, मैनेज भी करेगा, क्योंकि ट्रंप इज़ आउटसाइडर, और आउटसाइडर जो है ना वो हर बात के अंदर डीप स्टेट के, यानी जो अमेरिका की जो वाशिंगटन इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसके साथ आंखों में आंखें मिलाकर नहीं काम करेगा वो। वाशिंगटन इस्टेब्लिशमेंट कुछ और चाहेगी, ये कुछ और करेगा, और जाएगा। इसकी एक सबसे बड़ी जो मैं आपको बताता हूँ, सीरिया के अंदर जो एक हुआ था, इसने जब सीरिया के अंदर जो सिविल वॉर थी उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, इसने ट्रूप्स निकालने की बात की थी, तो इसके किसी बंदे ने इस्तीफ़ा दे दिया था, उसने जिम मैटिस ने ना, तो जिम मैटिस ने, और वो असल में हुआ गया था कि इसने बेसिकली बोला कि ना इसराइल जो सीरियन एयर फोर्स है, क्योंकि जो बशार अल-असद था उसको सपोर्ट थी रशिया की, ये कह रहे थे बशार अल-असद के ख़िलाफ़ लोगों को। इसने कहा कि ठीक है सीरियन एयर फोर्स की ना जाकर तुम एयर बेसिस को उड़ा दो। अच्छा, जाकर जिम मैटिस ने हुक्म दे दिया कि जाकर ना बम मारो, उड़ाओ इनको। इसने कहा कि मुझे अब तस्वीरें भी दिखाओगे तुम लोगों ने किया क्या है। वो जब तस्वीरें दिखाई ना इसको, तो उसमें उसने देखा ये कि जी रनवे सारे उड़ा दिए हैं, तो वो जो एयरक्राफ्ट हैंगर्स हैं ना वो सारे इंटैक्ट खड़े हैं, बिल्कुल सही खड़े हैं, सही सलामत खड़े हैं। तो ट्रंप उसे कहता है कि तुमने रनवेज़ को क्यों उड़ाया, तुमने इन बिल्डिंग्स को क्यों नहीं उड़ाया। और जिम मैटिस कहता है कि हमें क्या पता अंदर जहाज़ हैं कि नहीं है।
तो ट्रम्प जो था ही लॉस्ट हिज माइंड ओवर देयर। वो कहते हैं कि तुमने मुझे कहा था कि तुमने सीरियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को तबाह कर दिया, तुमने तो सिर्फ रनवे तबाह किए हैं। जहाँ से ट्रम्प की जो थे ना वो बदएतमादी पेंटागन से वो बढ़ती गई है। इसलिए आपने देखा होगा जब इन्होंने वाशिंगटन डीसी में प्रोटेस्ट हो रहे थे BLM की वजह से, तो इन्होंने टीयर गैस वगैरह मारी थी। तो उस वक्त का जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ था मार्क मिली, उसको अपने साथ लेकर क्यों चला था? वो इसी वजह से कि ये तुम लोगों ने जो पहले काम मेरे साथ किया सीरिया के अंदर, ये काम अब होना नहीं चाहिए। कासिम सुलेमानी का भी यही सीन था, पेंटागन की मर्ज़ी नहीं थी, लेकिन इसने स्टीव बैनन को साथ बिठा कर सिचुएशन रूम के अंदर इन्होंने दिखाया था कि मिसाइल मारो मेरी आंखों के सामने, ट्रम्प ने। और ये सारा का सारा इसी वजह से हुआ था कि ट्रम्प, और ये डिस्ट्रस्ट जो है ट्रम्प का, ये ट्रम्प अब दोबारा लेकर आएगा प्रेसिडेंसी के अंदर, जो कि मामलात को ख़राब ज़्यादा कर सकती है। अभी जिस तरह यमन के अंदर जो जंग है जो इन्होंने चलाई है, वो शायद ट्रम्प के पेंटागन से डिस्ट्रस्ट की वजह से ज़्यादा ख़राब हो जाए, ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ट्रम्प का अपना एक डिस्ट्रस्ट है। ट्रम्प के अभी स्टीव बैनन, उसकी यही थिंकिंग है कि वाशिंगटन एलीट जो है वो अमेरिका को फिर दोबारा से जंगों में धकेल रही है। तो ये सब है। अब देखें कितने महीने रह गए हैं और फिर क्या बनता है मिडल ईस्ट का, फिर क्या बनता है, और देखें पाकिस्तान का क्या बनता है। यानी आई कांट इमेजिन बिलावल और नवाज शरीफ या इन दोनों में से एक बैठे हों ट्रम्प के साथ। इमेजिन करता हूँ कि ट्रम्प क्या करेगा इनके साथ। वो तो चीथे उड़ा देगा इनके। वो तो क्योंकि ट्रम्प की पर्सनैलिटी भी इस तरह की है कि वो पसंद करता है एक ऐसे इंसान को जो उसे चैलेंज कर सके। स्ट्रॉन्ग मैन पसंद करता है। ही लाइक स्ट्रॉन्ग मैन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यस। अल्लाह हाफिज़।